मैं प्राध्यापक डॉक्टर आर.बी. भुयेकर, गोपाल कृष्ण गोखले महाविद्यालय, कोल्हापुर। हिंदी स्पेशल विभाग 3, सत्र 5, प्रश्नपत्र 8, साहित्य शास्त्र। प्रिय छात्रों, साहित्य शास्त्र इस पेपर पर मैं मेरा व्याख्यान आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। छात्रों, 5वें सत्र के लिए पेपर क्रमांक 8 के लिए साहित्य शास्त्र ये पर्चा आपको अध्ययन के लिए रखा गया है। इस पेपर के अंतर्गत आपको साहित्य की मूलभूत जानकारी प्राप्त करना है। साहित्य के लिए काव्य शब्द पर्यायवाची के रूप में माना जाता है। साहित्य का स्वरूप बहुत व्यापक है। जितना व्यापक है उतना ही वह सूक्ष्म है। आज तक अनेक विद्वानों ने काव्य को या साहित्य को लक्षण के परिधि में बांधने का प्रयास किया, लेकिन कभी उसका विस्तीर्ण रूप या लघु रूप या विकसित के दौर पर सही रूप से साहित्य के लक्षण के रूप में बांधने का काम सफल नहीं हो पाया। फिर भी साहित्य या काव्य के लक्षण को यदि हमें देखना हो तो सबसे पहले संस्कृत आचार्यों के लक्षण, अंग्रेजी विद्वानों के काव्य लक्षण और हिंदी विद्वानों के काव्य लक्षण को देखना अत्यंत उचित माना जाता है। और इस दृष्टिकोण से साहित्य का स्वरूप क्या है, साहित्य का प्रयोजन क्या है, इसको यदि हमें देखना हो तो सबसे पहले स्वरूप के अंतर्गत साहित्य की परिभाषा को देखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्योंकि साहित्य जो है समाज की क्रिया प्रतिक्रिया का लेखा जोखा है। समाज में घटित घटना का लेखा जोखा साहित्य में प्रतिबिंबित होता है। साहित्य मानव जीवन का महाकाव्य है और इसलिए मानव जीवन के लिए मानव जीवन में साहित्य का महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए ऐसे साहित्य के प्रयोजन को या परिभाषा को देखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम संस्कृत काव्य लक्षण को देखेंगे। संस्कृत का जो पहला आद्य ग्रंथ है अग्निपुराण, जिसमें साहित्य की परिभाषा इस प्रकार बनाई: संक्षेपाद वाक्य मिष्टार्थ व्यविच्छिन्ना पदावली काव्यम स्फुरंदलंकारम गुणवदोषो वर्जितम। छात्रों देखिए, अग्निपुराण की पहली परिभाषा है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संक्षेपाद वाक्य मिष्टार्थ व्यविच्छिन्ना पदावली काव्यम स्फुरंदलंकारम गुणवदोषो वर्जितम। अर्थात संक्षेप में इष्ट अर्थ को प्रकट करने वाली पदावली से युक्त ऐसा वाक्य काव्य कहा जाता है जिसमें अलंकार प्रकट हो और जो दोष रहित तथा गुणयुक्त हो। प्रस्तुत परिभाषा में छात्रों 5 बातों का उल्लेख हमें दिखाई देता है। कौन कौन सी 5 बातें हैं? इसमें इष्टार्थ है, संक्षिप्त वाक्य है, अलंकार है, गुण और दोष। इन 5 बातों पर विशेष महत्व दिया गया है। लेकिन यदि इसकी हम समीक्षा करें तो स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि इस परिभाषा के द्वारा काव्य के बाह्य रूप का परिचय हो जाता है। संक्षिप्त वाक्य होने से काव्य में स्मरण योग्यता का गुण आता है। इष्ट अर्थ का द्योतन प्रकटीकरण करना तो हर एक कवि का कार्य ही है कि इसकी अलग से चर्चा करने का कोई कारण नहीं है। अगर ये इष्टार्थ समाज और श्रोता या पाठक के लिए हो तो यह स्पष्ट है। अलंकार के प्रभाव की चर्चा, अलंकार शास्त्र, अलंकार संप्रदाय के प्रभाव के परिचायक है। गुण शब्द अनेकार्थी है। दोषयुक्त होना उत्तम काव्य का लक्षण है, लेकिन यह निषेधात्मक है। इसीलिए यह परिभाषा जो है साहित्य के या काव्य के बाह्य लक्षण को स्पष्ट करती है। इसीलिए संक्षेपाद वाक्य मिष्टार्थ व्यविच्छिन्ना पदावली काव्यम स्फुरंदलंकारम गुणवदोषो वर्जितम
ये परिभाषा जो है सही मायने में साहित्य की परिभाषा देने में सक्षम नहीं दिखाई देती। इसलिए अगली परिभाषा जो है आचार्य भामह की हम देखेंगे। भामह ने अपने काव्यालंकार ग्रंथ में शुरू है काव्यालंकार ग्रंथ में साहित्य की परिभाषा या काव्य के लक्षण इस प्रकार बताए हैं। शब्दार्थो सहितो काव्यम, शब्द और अर्थ का यथायोग सहयोगी काव्य है। जहाँ जहाँ शब्द और अर्थ का यथायोग्य सहयोग होता है वहाँ वहाँ उस रचना को साहित्य या काव्य माना गया है। छात्रों, शब्दार्थो सहितो काव्यम, शब्द और अर्थ, इन दो बातों के प्रति विशेष ध्यान जो है भामह ने दिया गया है। इसलिए ये परिभाषा जो है अति व्यापकता के दोष युक्त मानी जाती है, क्योंकि इसकी समीक्षा यदि हम करें तो कहा जाता है कि ये परिभाषा जो है अति व्यापक है। इसे अति व्यापकता का दोष है। इस परिभाषा के घेरे में काव्य के साथ साथ शास्त्र, इतिहास, वार्तालाप से अनेक विषयों का अंतर्भाव हो जाता है और इसीलिए ये परिभाषा जो है सदोष रूप से हमें दिखाई नहीं देती। इसलिए अगली परिभाषा जो है आचार्य मम्मट, जिन्होंने अपने काव्य प्रकाश इस ग्रंथ में काव्य की परिभाषा हमारे समक्ष रखी है। छात्रों, उन्होंने कहा, मम्मट जी ने कहा कि तददोषो शब्दार्थो सगुणा वनलंकृति पुनकोपी, अर्थात काव्य का स्वरूप तददोषो यानी दोषहीन, गुण युक्त और कभी कभी अलंकार से रहित शब्दार्थ युक्त है। अर्थात तददोषो शब्दार्थो सगुणा वनलंकृति पुनकोपी। इस परिभाषा की समीक्षा इस प्रकार है कि यदि इस परिभाषा में प्रयुक्त दो विशेषताएं निषेधात्मक है। कौन कौन सी है? कि उनमें एक अनिश्चितता है और अदोष का अर्थ समझ लेना आसान नहीं है, क्योंकि निर्दोष वस्तु भला क्या हो सकती है। अनेक गुणों से युक्त काव्य में अगर कोई दोष निकल आए तो क्या उसे हम काव्य के गरिमा से वंचित माना जाएगा? और कहीं कहीं अलंकार से रहित हो जाना तो लक्षण की दृष्टि से विशेष बात नहीं मानी जाती। सगुण शब्द के माध्यम से ही काव्य की कोई महत्वपूर्ण विशेषता प्रकट नहीं होती। गुण बड़ा व्यापक शब्द है, मगर ये परिभाषा जो है काव्य के एक निश्चित क्षेत्र से जोड़ती तो आवश्यक है, लेकिन फिर भी काव्य की किसी तात्विक या मार्मिक रूप से वह स्पष्ट नहीं कर पाती। इसलिए आचार्य मम्मट की भी ये परिभाषा जो है सही रूप में काव्य के लक्षण देने में सक्षम नहीं है। इसलिए अगले आचार्य जो है आचार्य विश्वनाथ, जिन्होंने अपने साहित्य दर्पण इस ग्रंथ में काव्य की परिभाषा बनाई, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा वाक्यम और रसात्मकम काव्यम, और रसपूर्ण वाक्य ही काव्य है। यानी आचार्य विश्वनाथ जी ने रस को विशेष स्थान दिया है। इसकी समीक्षा इस प्रकार है कि इसका सामान्य अर्थ यह हुआ है कि रसयुक्त वाक्य काव्य है। छात्रों, रस काव्य की अनिवार्यता सिद्ध करता है। उसमें यह मतभेद का विषय है। रस को यदि हम काव्य की आत्मा मानने से काव्य का क्षेत्र अत्यंत सीमित हो जाएगा। इसलिए ये परिभाषा जो है अति व्याप्ति की दोष से युक्त रहती है। इसलिए विश्वनाथ की भी ये परिभाषा जो है काव्य के लक्षण बताने में सक्षम नहीं है। इसीलिए हम पंडित जगन्नाथ की परिभाषा को देखेंगे। पंडित जगन्नाथ जी ने साहित्य की परिभाषा इस प्रकार बनाई। उन्होंने कहा रमणीय अर्थ प्रतिपादिका शब्दाः काव्याम, और रमणीय अर्थ प्रतिपादिका शब्दाः काव्याम, अर्थात
रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द ही काव्य है। रमणीय अर्थ यानी अर्थ की रमणीयता पर यहाँ पंडित राज जगन्नाथ जी ने जोर दिया हुआ हमें दिखाई देता है। छात्रों, इस परिभाषा की समीक्षा इस प्रकार हम करेंगे। यदि इस परिभाषा के संबंध में कुछ विद्वानों ने भी आपत्ति उठाई है। उन्होंने कहा है कि काव्य में प्रयुक्त शब्दों में सदा अर्थ की रमणीयता के दर्शन होते ही हो, सो बात नहीं है, परंतु पूरे वाक्य से रमणीयता आवश्यक हो। वाक्य तो अनेक शब्दों के समवाय से बनता है। इस दृष्टि से सही रूप होना चाहिए कि रमणीय अर्थ प्रतिपादित करने वाला वाक्य काव्य माना जाए। शब्द तो वाक्य की छोटी इकाई है। कभी कभी एक शब्द की भी सार्थकता होती है, एक शब्द की उपयुक्तता भी सिद्ध की जाती है, लेकिन पूर्ण अर्थ के प्रकटीकरण के लिए तो वाक्य की आवश्यकता होती है। कभी एक शब्द का वाक्य से भी हो सकता है। इसीलिए आचार्य पंडित राज जगन्नाथ जी ने जो रमणीय अर्थ प्रतिपादिका शब्द काव्या, रमणीय अर्थ पर जोर दिया गया है। वाक्य की यह उपेक्षा हमें दिखाई देती है। इसीलिए आचार्य जगन्नाथ की भी ये परिभाषा जो है साहित्य की परिभाषा या काव्य के लक्षण बताने में सक्षम दिखाई नहीं देती। इसलिए संस्कृत के इन आचार्यों ने खास करके अग्निपुराण, उसके बाद आचार्य भाम, आचार्य दंडी, आचार्य मम्मट, आचार्य विश्वनाथ और पंडित जगन्नाथ, जिन्होंने सबसे पहले अंग्रेजी संस्कृत काव्य लक्षण के माध्यम से साहित्य की व्यापकता जो है, साहित्य का स्वरूप जो है, हमें बताने का काम किया है। प्रिय छात्रों, संस्कृत की परिभाषाओं को देखने के बाद हम आगे पाश्चात्य विद्वानों की परिभाषा को देखेंगे, क्योंकि पाश्चात्य विद्वानों ने भी साहित्य की परिभाषा को बताने का प्रयास किया गया है। इसलिए हम पाश्चात्य काव्य लक्षण को भी देखेंगे। पाश्चात्य या अंग्रेजी काव्य लक्षण देखते वक्त हम सबसे पहले कवि ड्राइटन को लेते हैं। कवि ड्राइटन ने काव्य को कविता माना है और काव्य की कविता को मानकर उन्होंने काव्य के लक्षण बताए। उन्होंने कहा, पोएट्री इज आर्टिकुलेट म्यूजिक। क्या कहा छात्रों? पोएट्री इज आर्टिकुलेट म्यूजिक, कविता सुस्पष्ट संगीत है, ऐसी परिभाषा उन्होंने बताई। मगर छात्रों, ये परिभाषा सर्वत्र सत्य नहीं है, क्योंकि अनेक गीत सिर्फ गाए जाते हैं, उसमें काव्य की विशेषता नहीं होती, और संगीत कविता का एक पक्ष है, परंतु संगीत तत्व काव्य का अनिवार्य अंग नहीं है। और छात्रों, संगीत सिर्फ हम सुनते हैं, लेकिन कविता अध्ययन, पठन, मनन आदि से हम कविता का आनंद लेते हैं। इसलिए ड्राइटन की जो परिभाषा है, पोएट्री इज आर्टिकुलेट म्यूजिक, यानी कविता सुस्पष्ट संगीत है, ये जो है साहित्य के लक्षण बताने में उपयुक्त नहीं है। इसलिए काव्य के क्षेत्र में इसे बहिष्कृत करना होगा। तो अगले पाश्चात्य या अंग्रेजी विद्वान है जिनका नाम है कॉलरिज, जिन्होंने काव्य के लक्षण बताते हुए स्पष्ट रूप से लिखा है। उन्होंने कहा, पोएट्री इज द बेस्ट वर्ड्स इन देयर बेस्ट ऑर्डर। कविता सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम से कविता है। इसे पोएट्री इज द बेस्ट वर्ड्स इन देयर बेस्ट ऑर्डर, सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम से कविता है। यहाँ प्रश्न यह है कि सर्वोत्तम शब्द क्या है और उनका सर्वोत्तम क्रम क्या है? क्योंकि छात्रों,
सर्वोत्तम क्रम क्या होता है? सबसे उत्तम अर्थ देने वाला स्वर्ग, सोना, पुष्प, सौंदर्य, अमृत आदि शब्द उत्तम होने चाहिए। ऐसी दशा में मृत्यु, कीचड़, नरक आदि शब्द बुरे होंगे और काव्य के क्षेत्र से उसे निकाल दिया जाएगा। इसलिए कॉलरिज ने कहा कि पोएट्री इज द बेस्ट वर्ड्स इन देयर बेस्ट ऑर्डर, यानी सर्वोत्तम क्रम से सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम से कविता है। इसलिए यदि इसको हम स्वीकार करें तो इन शब्दों का क्या होगा, इसलिए ये परिभाषा जो है दोष युक्त हमें दिखाई देती है। इसलिए पाश्चात्य कवि वर्ड्सवर्थ, जिन्होंने बहुत ही सुंदर काव्य के लक्षण हमारे समक्ष रखे, उन्होंने कहा पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो पावरफुल फीलिंग्स। कविता भावनाओं का सहज उद्रेक गई। पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो पावरफुल फीलिंग्स। इट टेक्स its origin from emotions recollected in tranquility। वर्षों का ये विचार है कि कविता प्रबल अनुभूतियों का सहज उद्रेक है, जिसका स्रोत शांति के समय में स्मृत मनोवेगों से फूटता है। देखिए, शांति के समय में हमारी भावना जो है उमड़ घुमड़ कर आती है, और भावनाएं जब उमड़ घुमड़ कर आ जाती है तो क्या की कविता बनती है। इसलिए वर्ड्सवर्थ की ये जो परिभाषा है खास करके तथ्यपूर्ण है, क्योंकि यह भावानुभूति और अभिव्यक्ति की प्रक्रिया को स्पष्ट करती है। इस लक्षण में भी मात्र आपत्ति उठाई जाती है, क्योंकि कहा जाता है कि शांति के समय में सभी अपने मनोवेगों का स्मरण करते हैं और अपने प्रबल भावों को प्रकट भी करते हैं। क्या वह सब काव्य हो जाते हैं? यहाँ पर अभिव्यक्ति कला और उसके प्रभाव का उल्लेख नहीं है। हम अपने सुख दुखपूर्ण क्षणों का स्मरण कर हंसते हैं, रोते हैं, पर सभी का वह उल्लास और विलाप सदैव कविता नहीं कहा जाता। इसलिए कविता के लिए सहज अभिव्यक्ति में सौंदर्य, संयम और प्रभाव की आवश्यकता होती है। इसलिए चाहे जो कुछ भी क्यों न हो, लेकिन वर्ड्सवर्थ ने काव्य लक्षण के बारे में जो कहा है कि पोएट्री इज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो पावरफुल फीलिंग। कविता जो है कोई अनायास या साहित्य जो है कोई अचानक निर्माण नहीं हो जाता। उसके लिए हमारा जो स्मृत मनोवेग है, हमारा अंतर्मन है, हमारी अंतरात्मा है, सजग होकर वो कृति जो है हम निर्माण करते हैं, ऐसा वर्ड्सवर्थ ने कहा है। तो वर्ड्सवर्थ के बाद मैथ्यू अर्नाल्ड की परिभाषा जो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो मैथ्यू अर्नाल्ड ने कहा कि पोएट्री इज बॉटम ऑफ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। बहुत ही सुंदर कविता है, परिभाषा है छात्रों कि पोएट्री इज एट बॉटम ऑफ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। कविता अपने मूल रूप से जीवन की आलोचना है। जीवन की आलोचना यानी क्या कि आपने जीवन में, मैं पहले पल कहा था कि साहित्य समाज या मानव जीवन की क्रिया प्रतिक्रिया का लेखा जोखा हो जाए। मानव जीवन में घटित घटना का लेखा जोखा साहित्य में प्रतिबिंबित होता है। और इसलिए मैथ्यू अर्नाल्ड ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पोएट्री इज द बॉटम ऑफ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। हमारे जीवन की क्या है, वह आलोचना है।